Okay, chale. So the question answer we are done. Chapter 5. Now today we are going to start a new chapter. 6 and 7 को हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए. थोड़ा लाइट चैप्टर लेते हैं. थोड़ा लाइफ से रिलेटेड चैप्टर लेते हैं. थोड़ा आज के सिचुएशन से रिलेटेड चैप्टर रहते हैं. ठीक है. A lot of thing you will be able to grasp in the today's timing. आज की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप कई सारी चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो आपको काम आएंगे इन दिस चैप्टर. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ. ओके, सो द चैप्टर इज रिलेटेड विद द हेल्थ. हेल्थ वी आर ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा. काफ़ी अच्छा चैप्टर था नाइन्थ में हेल्थ का. हालांकि थोड़ा लैंग्वेज वॉज वेरी वेरी कॉल not a very favorable language for the children at least. और थोड़ा डिसकंटिन्यूएशन भी था उसके अंदर, कंटिन्यूएशन नहीं था. तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था. काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने सुनने समझने को मिली वहाँ पे. फिर हमने हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत टिप्स बिट्स यहाँ वहाँ पे पढ़ लिए. नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड moreover we are also going to study about all the type of drug addiction. Okay, which are in the present prevailing condition. काफी ज्यादा हो गया हमारे देश में. और with if you see the condition जैसी चल रही है इन दिनों, कोरोना वाली कंडीशन, लॉकडाउन वाली कंडीशन, वर्ल्ड ओवर there are number of new children, new youth are trapped under the this thing in the drugs. Okay, so that is why ये चैप्टर हमारे लिए काफी अच्छा चैप्टर रहेगा. Let me share the chapter. This is a chapter which we have to study. Human health and diseases. Okay, so there is a number of things which we are going to gain in this. और कई सारी चीजें इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग what we are to understand is what is meant by the term health. We already studied about health in class 9 और हमने पढ़ा है कि WHO ने बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है, सदैवी डेफिनेशन दी है हेल्थ की. और चैप्टर 4 के अंदर जब अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे तब भी अपन ने इस एस्पेक्ट को टच किया था. वी ऑलरेडी स्टडीड सम एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ इन चैप्टर 4 वेयर इट वाज ओनली कन्फाइंड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तब भी हमने वहाँ पे कुछ चीजें पढ़ी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. और वहाँ पे हमने इमोशनल भी पढ़ा. ठीक है, इमोशनल्स आर एट द मोस्ट equally important. So let us see where this term is come from और फिर कैसे इसका प्रोग्रेस हुआ. Health for long time was considered as a state of body and mind. लोग बाग केवल इसको दो ही चीजों से कंट्रोल मतलब उसका आशय समझते थे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड. पहले तो बॉडी से रिलेटेड करते थे. पहले तो यही कहते थे हेल्थ आता बॉडी के अंदर अगर कोई टाइप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हम कहेंगे द पर्सन इज हेल्दी. बाद में मालूम पड़ा कि कई बार बॉडी ठीक हो सकती है, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह दांत सब सही काम कर रहे होंगे, लेकिन मेंटल स्टेटस उसका सही नहीं होगा. उसकी ग्रास्पिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन टू द वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग मे बी डिफरेंट एंड ही और शी मे रेस्पॉन्ड टू इन अ वेरी मच डिफरेंट मैनर. तो वो जो है स्टेट हो गया, वो स्टेट हो गया माइंड का, हेल्थ फॉर माइंड, है ना. तो यहाँ पे दोनों चीजों को हमको कंसिडर करना है. हमको हेल्थ के बारे में, बॉडी के हेल्थ के बारे में भी कंसिडर करना है और हमको उसकी माइंड के बारे में करना है. वेयर there is a balance between certain humors. Now what are humors? Humor जो है ये टर्म जो है वो विलियम हार्वी और उस टाइम के लोगों ने दी थी. ठीक है, और ये क्या कहता है ह्यूमर, दो तरह के ह्यूमर उन्होंने बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमर, द बैड ह्यूमर एंड द गुड ह्यूमर. ठीक है, और बैड ह्यूमर जो होते हैं वो बॉडी को खराब करते चले जाते हैं. गुड ह्यूमर जो होते हैं वो बॉडी को अच्छा बना कर रखते हैं. तो ये ग्रीक लोग हैं. नाउ दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड. ठीक है, तो हमारा आयुर्वेदा और ग्रीक क्या कहते हैं जो सिस्टम था मेडिसिन का, वो लोग जो है इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे. अब क्या कह रहा है, इट वाज थॉट दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल, काले रंग का पित्त जो होता है वो हमारा बाइल जूस होता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है. अगर किसी में बहुत ज्यादा डार्क हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो वो एक निशानी है कि वो पर्सन इज नॉट हेल्दी, बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर.
तो ऐसा उनका मानना था, वो मानते थे कि भाई ऐसे लोग जो है वो गर्म होते हैं, और गर्म होते हैं उनका बॉडी गर्म रहता है, और गर्म रहने का मतलब फीवर रहता है उनको, एंड ऑन एंड ऑन। जनरली क्या होता है, जैसे मतलब कोई कुछ बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है। नाउ मलेरिया के अंदर वी नो दैट द बाइल जूस जो है दैट कम्स आउट इन द वॉमिट, यार इफ इट हैज द ब्लैक कलर और डार्क कलर, तो इट वाज गिविंग अ हिंट कि उसका पित्त जो है काला पड़ गया, एंड दैट इज व्हाई ही इज हैविंग फीवर। वेयर एज इन द लेटली वी केम टू नो कि इट हैज नथिंग टू डू विद द बाइल। बाइल तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बाइल तो एक सिक्रीशन है जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है बीमारी से, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन इफ यू सी द आयुर्वेदा सिस्टम, आयुर्वेदा में हर चीज को जो है तीन ही चीजों से रिलेट किया है। उन्होंने तीन ही चीज से रिलेट किया, एक पित्त से, एक वायु से, और एक क्या था थर्ड थिंग, सलाइवा हो गया, हाँ सलाइवा हो गया, बाइल हो गया, और एयर हो गया, है ना। तो ये तीन चीजें वहां पे, हर चीज है जहाँ पे अगर किसी को बीमारी होगी तो उसका सलाइवा में कुछ दिक्कत होगी, या पेट में कुछ गड़बड़ी होगी, गैस वैस होने लगेगी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, कोई भी आयुर्वेदा मतलब कोई भी बीमारी लेकर के आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई वैद्य के पास चले जाओ, वो सीधे से आपसे ये दो तीन चीजों से बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो उनका सिस्टम होता था। एंड आजकल तो हम लोगों ने नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स डिस्कवर कर लिए हैं, और हम चीज की जो है प्रेसाइज जा करके नॉलेज लेके आते हैं कि भाई ये बीमार है तो क्यों है, तो वी कम टू नो कि बाइल हैज नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। तो उस जमाने में ऐसा मानते थे कि ब्लैक बाइल जिनको होता है उनकी बॉडी गर्म रहती है, उनको फीवर रहता है। द आइडिया वाज अराइव्ड एट द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, इसका कोई साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई, ये केवल रिफ्लेक्शन है, ये लोगों का सिर्फ एक, यार क्या है ये? तो ये केवल लोगों का थॉट है, ये केवल एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, ये विलियम हार्वे के बारे में कुछ जानते हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट था ये। दिस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आपने चैप्टर 16 17 18 चैप्टर क्लास 11 आपने पढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपने पूरा पढ़ा। वहाँ पे छोटा सा बाल है और हवा के साथ हिल करके यहाँ पे खुजली कर रहा है। तो हाँ, वो विलियम हार्वे साहब क्या थे, उनके घर के पिछवाड़े में कहीं पे लोगों को फांसी देते थे जो भी कल्प्रिट होते थे उनको। तो ये बंदा क्या करता था, ये वहां से लाश को उतार लाता था रात में, ठीक है, और लाश को उतार के लिया था, और अपने घर में लालटेन की रोशनी में जो है उसको चीर करके, और उसका ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा उसने, हार्ट को पढ़ा उसने, देखा कि हार्ट को क्या होता है मरने के बाद, ठीक है। तो वो एक्चुअली इन द ओल्डन टाइम एवरीथिंग यूज्ड टू बी रिलेटेड विद द हार्ट, तो सब कुछ हार्ट के साथ ही होता था, तो उसको ये बिलीव था कि भाई हार्ट को कुछ हो जाता होगा मरने के बाद में। तो उसने हार्ट को देखा, तो उसने देखा हार्ट से कुछ आर्टरीज वेन निकलती है, तो ही वाज द वन टू डिस्कवर। और सुबह होने से पहले लाश को सिलसिला के कपड़े पहना के वापस वहीं टांग के आ जाता था। पर हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। लोग तो कहते हैं मतलब कि वहाँ भूत बात होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इस बंदे ने ऐसे जो है ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। तो यूजिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन of the normal blood temperature in person with the black bile using thermometer, this proved the idea of ब्लैक ह्यूमर, है ना। तो उसने कहा साहब ये गुड ह्यूमर, ब्लैक बैड ह्यूमर, और ये क्या कहते हैं ब्लैक बाइल जो है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं होती, ये सब हमारा इमेजिनेशन है, दीज ऑल आर फर्जी थिंग्स, ठीक है। हिपोक्रेट hypothesis of human. Now in later years biologists stated that the mind influences through nervous system and endocrine system। एक छोटी सी कहानी है। इट वॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, जो भी सैनिक बीमार हो जाते थे, घायल हो जाते थे, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते थे। द हॉस्पिटल यूज्ड टू बी, द आर्मी हॉस्पिटल यूज्ड टू बी इन द जंगल्स, ठीक है, बहुत दूर रहते थे सिटी से। तो वहां पे डाल देते, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक विंग जो है वहां के सारे पेशेंट मर जाते हैं, ज्यादातर पेशेंट मर जाते, दूसरी साइड के विंग के जो पेशेंट है देर नेवर यूज्ड टू, मतलब उनके सर्वाइवल रेट काफी अच्छे थे। तो एक नर्स थी वहां पे, उसने कहा कि यार ऐसा कैसा होता है, तो she just observed and she just put it to the doctor। और फिर उन्होंने उसको उन्होंने आगे बात करी होगी, तो उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने पे मालूम पड़ा कि जो विंग के जो पेशेंट मर जाते हैं, वहाँ क्या है कि अगर आप बाहर देखें
तो वहाँ सूखे पेड़ पौधे, जंगल सा कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ. वेयर इज द अदर साइड, दे यूज्ड टू बी विंडोज, एंड उस विंडो से आप देखते तो बाहर पेड़, हरे भरे पेड़ दिखते थे, झूले लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, तो हियर द पीपल यूज्ड टू हैव अ गुड फीलिंग, है ना. तो यही तरीका होता है इन्फ्लुएंस करने का. आजकल भी आप देख रहे हैं, आप क्या कर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों को, पेशेंट्स आर एडमिटेड, आइदर दे आर गिवन द सिंगल रूम, डिलक्स रूम, क्या कहते हैं, घर वालों को अलाउड नहीं है. इफ यू गो टू एनी ऑफ द गुड हॉस्पिटल, आप मेदांता में चले जाओ, आप जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है दिल्ली वैली में, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे भी, दे आर नॉट अलाउिंग द अटेंडेंट टू सिट देयर. वो कहते हैं साहब हम केयर करेंगे, हम देख लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है. एंड देर आर सम हॉस्पिटल्स विच आर ऑल द मोर दिस थिंग, कुछ तो टाइम देते हैं कि भाई 2 घंटे जा करके देख सकते हो, 1 घंटे देख सकते हो, इस टाइम पे जा देख सकते हो. ठीक है. कुछ होते हैं वो तो ऑल द मोर, वहाँ पे उन्होंने कैमरा लगाया है और पीछे बाहर जो है एक टीवी लगा रखा है, वहाँ पे आप बैठ करके देख सकते हो अपने पेशेंट को, and whatever you want to see or observe or talk to doctor and all that you can do according to this. ऐसे केस के अंदर कैसे आदमी कोई मतलब उसको किस आदमी को हीलिंग होने में हेल्प मिलेगी. अ पर्सन हु इज इन द सॉलिटरी, आप घर के अंदर अपने आप को अकेले रखिए ना, आधे 1 घंटे 2 घंटे तो आप चलो अपना काम टीवी पे कर लेंगे, मोबाइल में खेल लेंगे. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक सूनापन सा लगेगा, बोले यार क्या है ये. No one. Or suppose one whole day you are all alone, and suppose 5 days you are all alone. Or how will you feel? And this is what happened. Mm, I had a visit to Australia, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है वो सेलुलर जेल. सेलुलर जेल जानते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे काले पानी की सजा होती थी, अंडमान निकोबार में डाल देते. सेलुलर जेल, सेलुलर जेल जो है वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो सीवियर क्रिमिनल्स होते थे दे यूज्ड टू बी गिवन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या है, यू आर पुट इन अ रूम जो कि 7 फीट बड़ा है और 2 या 2.5 फीट चौड़ा है. एंड देर इज नो स्कोप फॉर लाइट देयर, no way you can see outside. You are all side covered with walls. डोर भी पूरी तरह से बंद वाला है, नीचे इतनी सा गैप है जिसमें से सिर्फ एक प्लेट आ सकती है, जा सकती है, खाने की प्लेट. एंड दे वर गिवन अ फिक्स टाइम कि इसी टाइम पर आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, इसी टाइम पर आपको नहाने के लिए जाना है, 4 दिन में 3 दिन में जैसे भी वो नहाने के लिए भेजते थे, और इसी टाइम में आपको जो है ड्रिल करने जाना है. ड्रिल वगैरह तो बाद में अलाउ करा, पहले वो भी अलाउड नहीं था. सो द पर्सन हु यूज्ड टू बी देयर, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड दे यूज्ड टू डाई. वो आप 30 साल के बच्चे को आदमी को रखो वहां पे, एंड विद इन 3 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसा लगेगा जैसे ये 80 साल का बुढ़ा हो गया. सिंपल सी बात है. यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, वर्ल्ड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है. आप टोटल ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकते, तो आप क्या सोचेंगे. सो फिर क्या हुआ, मतलब अंग्रेज बहुत खराब थे. आई एम टेलिंग यू, हमने कोई पनिशमेंट देखी नहीं है जैसे पनिशमेंट अंग्रेज दिया करते थे. दे वर द रियल क्रूएल पीपल. सो वो लोगों ने भी, उनमें भी कोई लोग ठीक ठाक रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि जब वो इंग्लिश लोगों को वहाँ, मतलब जो इंग्लैंड में क्राइम करते थे उनको सबको ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, एंड वहाँ पे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया. तो जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में गए वो सारे लोग जो है वो जी नहीं पाते थे. दे यूज्ड टू आइदर डाई और दे यूज्ड टू बिकम मेंटली सिक. तो somebody must have approached and somebody must have sent the information to UK में, लंदन में, तो उन्होंने वहाँ से कुछ डॉक्टर्स वगैरह भेजे, कुछ साइकोलॉजिस्ट वगैरह भेजे, और उन्होंने उसको स्टडी करके बताया कि साहब इस हिसाब से तो मरेगा ही आदमी, है ना. व्हेन यू इज नॉट हैविंग एनी होप, जीने के लिए कोई उद्देश्य चाहिए होता है, जीने के लिए कोई उद्देश्य चाहिए होता है, आप क्यों जीना चाहते हैं, है ना. तो आपको कोई ना कोई एक एक एम होना चाहिए कि भाई मैं जीना इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं बड़ा होकर के ये बनूं वो बनूं, अपने मम्मी पापा की सेवा करूं, कम से कम एक उद्देश्य तो रहे. ठीक है. जो नहीं होते हैं वो ऐसे क्रिमिनल्स बनते हैं, आप देखते हैं जो रोड साइड में होते हैं, बिकॉज दे डोंट एनी होप. उनको ये भी पता नहीं है मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा. सो दे लिव बिंदास, एंड उसके बाद में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. ठीक है. तो यू कैन कैच देम एंड यू कैन आस्क देम टू डू दिस थिंग, आई विल गिव यू 500 रुपए, दे विल बी रेडी टू डू एनीथिंग. तो इसलिए कुछ एम होना चाहिए जीना का.
तो यही चीजें आ रही हैं सारी यहाँ पे। देखिए माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द नर्वस सिस्टम। अब क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वी हैव गॉट हाइपोथैलेमस। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का ही पार्ट है ना, बट इट इज एंडोक्राइन ऑल्सो। सो इट इज रिसीविंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स एंड इंटरप्रिटेटिंग, और उसके हिसाब से वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, रिलीजिंग हार्मोन और स्टैटिंग हार्मोन, दैट इज स्टॉप करने वाला हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड दीज हार्मोन्स आर अल्टीमेटली अफेक्टिंग पैंक्रियास, सॉरी पिट्यूटरी। और वो पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकालते हैं, वो दूसरी बॉडी के पार्ट। तो अगर हाइपोथैलेमस सही तरह से काम नहीं करेगा तो पिट्यूटरी को गलत सिग्नल भेजेगा। अब पिट्यूटरी को गलत सिग्नल मिले तो वो बाकी ग्लैंड्स को गलत सिग्नल मिले, एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल die. Now we have seen that even one hormone is abnormal, the effect is very serious. तो आप ये सोचिए कि ऐसे केस के अंदर, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, जो रिलीजिंग हार्मोन है या इनहिबिटरी हार्मोन, एंड दे ऑल आर अल्टीमेटली कंट्रोलिंग पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी पूरी बॉडी की मास्टर, हमने तो कहा है या मास्टर ग्लैंड। तो दिस इज हाउ दैट जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं, तो आपको गुस्सा क्यों हो जाता है किसी चीज को गलत देखकर? why people get hyper when they see something going wrong? तो क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? भाई आप देख रहे हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सड़क पर कुछ गलत हो रहा है, बैंक में गए आपको, जब वो देख रहा था मैं कुछ छोटा सा एक वीडियो किसी ने भेजा। एनीवे यू, आप बैंक में गए, आप देख रहे हैं कि लंबी सी लाइन लगी है, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ आदमी जो है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, एंड कोई चिंता ही नहीं हो रही किसी। तो वाई वी गेट बॉइल्ड, वाई वी, बिकॉज हम जब उन चीजों को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन आवर हार्मोन स्टार्ट सीक्रेटिंग, और वो हार्मोन जो होते हैं वो हमारे को गुस्सा दिला रहे होते हैं, है ना। और जो उनका इम्पैक्ट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है। हमने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम का इम्पैक्ट छोटा सा रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड जो हार्मोनल थिंग्स है उनका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक रहता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर कम टू नो लेटर ऑन। पहले के लोग कुछ तो कहते थे, पर वो बाइल वाइल से रिलेट कर देते थे, उनको पता ही नहीं था ना, तब तक साइंस वाज नॉट डेवलप। तो वो उन्होंने उसको बाइल के साथ में रिलेट कर दिया, उन्होंने उसको पित्त के साथ, उसको सलाइवा के साथ, उसको गैस के साथ, उसको किसी और चीज के साथ रिलेट कर दिया, टेम्परेचर से और खून से, गुड अच्छा खून है बैड खून है। बट लेटर ऑन वी केम टू नो ऑल दीज आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हार्मोन। तो देखिए माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों चीज से काम कर रहा है माइंड। नर्वस सिस्टम तो माइंड का, ब्रेन का मेन पार्ट है ही है, बट वो एंडोक्राइन को भी, किसको? हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी, एंड पिट्यूटरी तो और इम्यून सिस्टम। फिर अल्टीमेटली क्या है? thymus is a gland, and thymus is the endocrine gland, and that is influenced by pituitary। तो वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है, और इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, ठीक है, एंड हेंस माइंड एंड द मेंटल स्टेट्स आर कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कई सारे कोरोना वार्ड में डॉक्टर डांस कर रहे होते हैं, कई सारे कोरोना वार्ड में जो है जोक्स वगैरह सुनाते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे पेशेंट की रिकवरी के रेट, फिर वो उनके, ठीक है, उनके पास कुछ होप होगी कि मेरा कोई दादाजी होंगे तो कि वो अपने पोते पोती दोहितों के बारे में सोच रहे होंगे, मम्मी पापा होंगे तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, और उस सोच से भी वो वापस आ जाते हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसे माहौल में रहे जो और कोई सॉलिटरी हो, 0% चांसेस के वापस लौट के आने के। वो फिर आप कह देते साहब वो तो ओल्ड थे, इट वाज एक्सपेक्टेड। तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज एक्चुअली हार्मोन सिस्टम। तो वी हैव टू बी रादर केयरफुल, ठीक है। ऐसे लोगों से हलचल पूछा। अभी आजकल देखे ना, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इन मैसेजेस में हम यही कह रहे हैं कि भाई आप चाहे जिनको जानते हो नहीं जानते हो, कम से कम एक मैसेज देख करके पूछिए उनसे, हाउ आर यू अंकल, हाउ आर यू आंटी, सब ठीक तो है ना, ये क्यों? क्योंकि उनको कुछ लगता है कि हाँ भाई कोई तो मेरी चिंता कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है। देखिए दीज आर, मैंने आपसे कहा ना कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी हैव टू लुक द चैप्टर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। इसमें कई सारी नई चीजें हमको बताई है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हेंस माइंड एंड द मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो आज केवल फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पढ़े कि हाथ हाथ आंख नाक कान में क्या कहते हैं, मुंह दांत और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सब अगर आप होम्योपैथी में चल जाए किसी डॉक्टर के पास में, कोई अच्छा डॉक्टर होगा, वो आपसे पूरी की पूरी जानकारी लेता है, पता नहीं क्या क्या, शादी कब हुई, फर्स्ट पीरियड कब शुरू हुए, आपके साथ में स्कूल में कभी कुछ हुआ। अरे यार इनका क्या लेना देना साहब, मेरे को सांस की बीमारी है, आप सांस की बीमारी ठीक करो ना। अब बच्चा
बेड पे पेशाब करता है उसके बारे में आप वो पूरी हिस्ट्री पूछ रहा है उससे, पापा का नेचर कैसा है, मम्मी का नेचर कैसा है, बच्चे को कोई डांटता है क्या, डराता है क्या, ये है वो दुनिया भर की चीज। अरे अंकल आपके पास में जो दवाई है दे दो। नहीं, क्यों? क्योंकि दे वांट टू नो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स जिनका रूट को जो है कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल या कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो माइंड होता है, बिकॉज द एनवायरमेंट को या जो चीजों को वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, बॉडी को। किडनी थोड़ी अफेक्ट कर, किडनी को क्या मतलब है कि कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, या कोई डरा रहा है, या कोई कुछ कर रहा है। किडनी विल नॉट बी अफेक्टेड डायरेक्टली, बट इन अ वे द किडनी विल बी अफेक्टेड बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो जो है वो नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, वो अल्टीमेटली अफेक्ट करती है। दैट इज व्हाई वी सी सच टाइप ऑफ थिंग। आप देखते होंगे लोग नाक में काटते रहते हैं लोग, है ना, बहुत गुस्सा आने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे मतलब डरे हुए लोग रहते हैं उनके साथ में। तो ये सारे हिस्ट्री से मतलब ये जो एनवायरमेंटल जो चीजें हैं इनको नोटिस करके हम ले रहे थे, ये सब जो है ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, और ब्रेन अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द बॉडी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, नाउ हेल्थ तीन कारणों से खराब होती है किसी आदमी की, अगर हम केवल फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ। तो वो कौन कौन से है? जेनेटिक डिसऑर्डर, जस्ट नाउ वी आर स्टडीड इन चैप्टर 5, we have studied that chromosomal disorder and gene disorders या gene mutation। chromosomal mutation में हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, 3 बीमारियों के बारे में पढ़ा, और जीन में हमने 4-5 के बारे में पढ़ा जो भी है। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत सारी तरह की बीमारियां होती है। तो डेफिशिएंसी विद which the child is born, and the deficiencies and the defect with a child inherit from the parents from birth। तो ये तो बर्थ से आने वाली बीमारी है। ठीक है, और ये जीन्स के रास्ते आएगी। तो जीन्स डिफेक्टिव है तो वो एक्सप्रेशन गलत है। दूसरा जो है वो इन्फेक्शन, कोरोना। ठीक है, और इसके अब कोरोना के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा आज की तारीख में। अगर कोरोना नहीं होता तो हम डेंगू सुनते, और हम वो उनका ये जर्मन मीजल्स हो गया आपको, साहब ये हो गया आपको, वो हो गया। 50 बीमारियां डॉक्टर ने बना के रखी होती है वहां पे, और जैसे आप जाओ साहब ऐसा ये है, इसका तो टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर साहब उनके पास ही है सारा कुछ। तो वो फिर उसके बाद में कि साहब इसको तो ये हो गया, है ना। आजकल कुछ नहीं हो रहा, आजकल सिर्फ कोरोना हो रहा है। तो infectious diseases है। Infectious disease we are studied by caused by the 5 different type of organism, maybe virus, maybe bacteria, maybe protozoa, maybe fungi, और maybe क्या कहते हैं helminthids। ठीक है, तो ये जो एजेंट्स है वो अगर बॉडी के अंदर जाते हैं, all these are parasites, and when they are parasites so they will be ultimately affecting our body in a way or other। ठीक है, वो हमको डायरेक्ट नुकसान कर सकते हैं, या हमारे सिस्टम को हाईजैक कर सकते हैं। एज अ वायरस आता है हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है ना वायरस के काम करने का तरीका। वो हमारी बॉडी में आता है और हमारे पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो ठीक उस तरह से जैसे एक प्लेन उड़ रहा है, और वो क्या कहते हैं कोई आतंकवादी उसको घुसाता है, तो जाकर सीधा कॉकपिट में जाकर के पायलट के माथे पे बंदूक लगा करके वो बोलता है कि नहीं, तो प्लेन को अफगानिस्तान ले जाओ। बोले कि साहब मेरे चार्टर में ही नहीं अफगानिस्तान जाना, मेरे को तो चंडीगढ़ उतारना है। बोला हमने कहा है ना, ये देख रहा है ना, सब मरेंगे। तो बेचारा क्या करता है, और वो आगे से आगे परमिशन लेता वो पहुंच जाता अफगानिस्तान। क्या करेगा उसको, उसको उतनी जान, इतने लोगों की चिंता, है ना। तो ये उसको हाईजैक कर लिया। ऐसे ही वायरस जो है हमारी बॉडी को हाईजैक कर लेता है पूरे सिस्टम को। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द डिजीज इज देयर। खैर वो तो पर्टिकुलर सेल को करेगा, पर उसकी कॉपी बनती जाती है और सारे सेल्स हाईजैक हो जाते हैं। चलिए, और तीसरा है लाइफस्टाइल। बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से होती है। यहाँ आता है योगा, रामदेव जी का। ठीक है, लाइफस्टाइल। अभी छुट्टियां हैं, क्या कर रहे हैं लोग? 9-10 बजे, अभी मैंने 9 बजे की ट्यूशन रखी है, तो आप बड़ी मुश्किल से उठ रहे होंगे। बोले अरे यार ये सर को कोई काम धंधा नहीं है, 9 बजे ट्यूशन। तो 9 बजे नहीं तो हम थोड़े और सोते। मैं तो हॉस्टल में था ना, तो वी यूज्ड टू गेट द ब्लैक बैथ, लंबी वाली डंडी थी, वार्डन सी। ठीक 5 बजे बेल बजती थी, 5 बज के 2 मिनट 3 मिनट पे यूज्ड टू कम, राउंड लगाते हुए ठक 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 सबके पड़ती थी। सो देन वी मजबूरी में सबको 5 बजे, तो अभी भी 5 बजे उठने की, 4:30 बजे उठने की आदत है। तो वो दैट इज अ सिस्टम, गुड सिस्टम। ठीक है, और नहीं तो क्या है लाइफस्टाइल में, क्या हम सोते हैं पड़े हुए हैं, नाश्ते का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, लोग का नाश्ता नहीं हो रहा है। हाँ, 11 बजे उठ रहा है, वो ब्रंच कर रहा है, नाश्ता और लंच टुगेदर। शाम का भी खाना ऐसे ही हो गया, लंच एंड डिनर टुगेदर।
हाँ, तो उनको ना खाने का पता है टाइम का, ना बैठने का कोई तरीका है, लेट लेट के काम कर रहे हैं, है ना। और बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बैठे बैठे टीवी पे जो है कभी इस बार है कभी इस बार है, कभी दो तकिया लगा के, कभी ऐसे कभी वैसे। मोबाइल होगा तो फिर तो आपको पूरी फ्रीडम है, आप कभी छत की तरफ मोबाइल, कभी इधर मोबाइल, कभी साइड में रख दिया मोबाइल, कहीं यहाँ रख दिया, एंड यू आर जस्ट गिविंग योर बॉडी फुल रेस्ट। तो ये लाइफस्टाइल हो गई, है ना। इसके अलावा खाने का, इफ यू आस्क वन चाइल्ड व्हाट यू ईट, मैगी मैगी मैगी, है? या फिर कोई अगर किसी का आदत है कि फ्राइड फ्राइड फ्राइड, सो द फूड इज टोटली इम्बैलेंस, है ना। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जो जो क्वांटिटी में जाने चाहिए तो वो नहीं। यू सी हाउ हमारे पुराने लोग कैसे खाना खाते थे, उनका पूरा थाली रहता था एक, ठीक है। आज भी आप देखेंगे कई सारे जो पुराने लोग हैं उनके घरों में खाने में बिल्कुल वही, और दो चपाती या तीन चपाती जो होगी, थोड़ा सा मुट्ठी भर राइस भी रहेगा, दही भी रहेगा, अचार भी रहेगा, दाल भी रहेगी, साग सब्जी भी रहेगी, सलाद सलाद भी रहेगा, है ना, पापड़ भी रहेंगे। तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग, यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम चपातीज एंड राइस, है ना। यू आर गेटिंग विटामिन फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड जो भी है पिकल है तो विटामिन सी भी मिल गया आपको उससे, ठीक है। यू आर गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम दाल्स एंड द कर्ड वट एवर यू आर ईटिंग। यू आर गेटिंग फैट, इनफ फैट, पापड़ तला हुआ है, अचार में तेल है, साग सब्जी तेल में बने हैं, पराठे तो ये सिस्टम बाद में है, ठीक है। तो पराठे ठीक है खा लीजिए, कभी कभार खा सकते हैं, या वन टाइम यू कैन हैव, और यू ऑल आर चिल्ड्रन यू कैन हैव, ठीक है। और मिनरल्स वो भी आपको वेजिटेबल्स वगैरह में, सैलेड वगैरह में मिल रहा है, और पानी तो आप जी भर के पीते ही। अब उसके बजाय कोई आदमी केवल मैगी मैगी खाए, या केवल छोले भटूरे खाए, तो छोले भटूरे क्या देंगे था, मैदा कार्बोहाइड्रेट मिल गया, गुड, और छोले प्रोटीन मिल गया, ठीक है। तेल भी हो सकता है। अब बाकी चीजों के लिए कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए विच प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक टाइम में सारी चीजें लो, ठीक है, वो हो गया टाइम, वो थाली वाली बनाने का टाइम नहीं है आज की तारीख में। लोग आज जॉब वॉब पे जाते हैं, वो कहाँ से बनाएंगे, है ना। तो थाली वाली का सिस्टम छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी डाइट को हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि इन द मॉर्निंग आवर्स यू आर हैविंग समथिंग, इन द लंच यू आर हैविंग समथिंग। यू सी ऑल दिस फिल्म वाले जो होते हैं ना, दे हैव ए न्यूट्रिशियस्ट। न्यूट्रिशियस्ट क्या करता है, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ जॉब फॉर द बायो स्टूडेंट, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनका डाइट चार्ट बना देते हैं। कई जगहों पे तो क्या है, वन ऑफ माय कजन वाज वर्किंग इन बॉम्बे, वो उनकी कंपनी फूड सप्लाई करती थी तो नंबर ऑफ एक्टर दिस फिल्म एक्टर्स, ठीक है। उनके घर में खाना नहीं बनता, वो कंपनी सप्लाई करती, तो सुबह सुबह जूस, फ्रेश जूस बनेगा एक एक का, उनके घर पहुंच जाएगा। नो टी नो कॉफी जो भी है, या वो बनानी है खुद बना लो, है ना। उसके बाद लंच में क्या आना है, बिस्किट कौन सा आना है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते। तो उससे क्या है कि वो इन अ डे वॉट एवर इज देयर रिक्वायरमेंट दैट विल बी सप्लाइड टू देम। विटामिन सी तो हमारे फूड से गायब ही हो गया। विटामिन सी तो पुराने लड़के बच्चे जो होते थे वो क्या है, मतलब वो खट्टी चीजें खाते थे, है ना। खट्टी चीजों के अंदर जैसा अभी गर्मियां आ गई, तो वो मिलते हैं, क्या मिलते थे वो, पर्पल कलर के, व्हाट इज दैट फूड, व्हाट इज दैट फूड जो पर्पल कलर का होता है, खूब खट्टा सा, एनीवे। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो खट्टे होते हैं, है ना। तो आज की तारीख, सर जामुन। हाँ जामुन, है ना। तो उसमें नमक और मिर्ची लगा लगा करके, पहले ये सारी चीजें, आजकल क्या है, लोग बाग शोबाजी में रह के बोला अरे ऐसे कैसे खाएंगे यार सबके सामने, और ये भी कोई फ्रूट है ना। लोग बाग कहते हैं अरे जामुन खरीदा है, अरे भाई महंगी चीजें खरीदो, और क्या खरीदने जाएंगे, पैशन फ्रूट, चीकू, और क्या कहते हैं वो कीवी, है ना। वी आर गोइंग, हम ब्लाइंड होकर के उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और इम्पोर्टेड फूड्स क्या जरूरत है भैया, हमारे देश में हमको सब चीजें मिलती है। देखिए कुदरत ने हर चीज हर जगह पे हर चीज सिस्टम के हिसाब से बनाई है। अगर गर्मियां हैं तो आपको गर्मी में ही तरबूज खाने को मिलेंगे जो आपको फ्रेशनेस प्रोवाइड कर रहा है, सर्दियों में तरबूज खाना बेवकूफी है ना। तो वो नेचर उसी तरह की चीज देती है, और उस चीज को तभी खाइए आप, मौसमी आपको अभी मिलेंगे, सर्दियों में थोड़ी खाना है आपको मौसम, ठीक है। तो जो भी चीजें होती है, अब आप कोल्ड स्टोरेज में रख लिए, साल भर अवेल करा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, तो वो सिस्टम गलत है। एनीवे छोड़िए। तो बात क्या कह रहे हैं, दैट इज द लाइफस्टाइल। इसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या है, ड्रग्स, टबैको,
क्या कहते हैं, स्मोक कर रहा होगा कोई, या चूइंग टोबैको, या इनहेलिंग और अदर टाइप ऑफ ड्रग्स, है ना, ये सब भी। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स फूड एंड वाटर वी टेक। एयर तो लिखा ही नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, साथ ही रखते हैं, है ना। और अब तो ये पार्ट हो गया अपनी जिंदगी, हमको बहुत पहले लगा लेना चाहिए। द एयर इन गुड इंडिया इज नॉट गुड इनफ। एयर इन द क्वालिटी ऑफ एयर इन इंडिया इज नॉट गुड इनफ। आई वाज टॉकिंग यस्टरडे, किसी हमारे हमारे यहाँ पे एक फादर होते थे, उनने और मैंने एक साथ कार खरीदी थी। तो हम ठहरे ठेठ गांव वाले, तो हम कार वार में जब सर्दियां होती तो मतलब जब जब ठेठ गर्मी होती तभी एसी चलाना, रेस्ट ऑफ द टाइम विंडो खोल के चलाना। और वो फादर कभी भी विंडो खोलते नहीं थे। मैंने एक दिन उनसे बोला, फादर व्हाई यू डोंट ओपन विंडो, व्हाई यू कीप ऑल द विंडोज क्लोज एंड एसी ऑन फालतू। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी कार के अंदर एसी है तो इट्स बेटर टू ड्राइव विथ एसी ऑन, क्योंकि यू आर टेंड टू गेट ऑल द काइंड ऑफ डस्ट, यू all the type of pollutant, all the type of क्या कहते हैं impurities in the car। बेटर यही है कि आप अपनी कार को साफ सुथरी रखें, आपके कार का जो है फर्निशिंग जो है वो भी सही रहेगी, और आपका हेल्थ भी सही रहेगा। तो अब क्या है, मतलब मैं कई बार सिटी से इधर से आ रहा हूँ तो देखिए सारी गंदगी, इतनी बदबू आ रही होती है। अब बदबू आ रही है तो बदबू के साथ में माइक्रोब्स भी है हवा में। if the bad क्या कहते हैं स्मेल इज देयर, दैट मींस माइक्रोब्स आर आल्सो देयर। माइक्रोब्स भी होंगे, उनके स्पोर भी होंगे, तो दे आर एंटरिंग इनटू आवर नर्वस सिस्टम, और क्या कहते हैं इनहेलिटरी नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो तो बीमारियां करेंगे ना। तो अब आप कहें कि ब्लैक फंगस और ये है वो, तो हम ही तो दे उसका कॉज है। ठीक है, नोइंगली इफ वी कांट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो फिर उसके बाद भगवान को क्या दोष देना, है ना। तो एंड इसके अलावा क्या, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा यहाँ पे जो बैलेंस डाइट है वो नहीं लिखी है ना। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, खाना जो है वो यहाँ पे लिखा है ना फूड के अंदर, तो फूड जो है उसके वो हमारा खाना जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। वाटर साफ होना चाहिए, हवा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो मतलब साफ होनी चाहिए। रेस्ट लें, एक्सरसाइज करें, है ना। अब रेस्ट एंड एक्सरसाइज आर नॉट इनफ, रिक्रिएशन, थोड़ा बहुत हंसे भी, हर कुछ जो मजाक वजाक भी करें, थोड़ा अपने आप को लाइट भी करें। ठीक है, एंड हैबिट्स दैट वी आर हैविंग और वी आर लैकिंग, या तो हम कुछ गलत आदतों में लग रहे होंगे, या फिर हमारी कुछ आदतें जो सही होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो ये नाउ हम आते हैं असल बात पे। कितनी देर बची है मीटिंग में, टाइम कहीं एनीवे, देखते हैं जब वार्निंग आ जाएगी तब बंद करते हैं, या रिस्टार्ट ही कर देते हैं। चलिए, राइट चलो। तो वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। क्या लिखा है, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरी डे। ठीक है, रोजाना में से हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, चलते फिरते पूछते हैं। ठीक है, हाउ विल यू डिफाइन हेल्थ। तो अब मैं छोटा था तो क्या मतलब दुबला पतला था, तो बोले अरे यार ये कैसा हो रहा है भाई, है ना। और जो कोई अच्छा बढ़िया अच्छा गोलू मोलू सा बच्चा होता है सब बोलते कितना हेल्दी बच्चा, कितना हेल्दी बच्चा है। अरे गोलू मोलू होना कोई हेल्थ की डिफिनेशन नहीं है। हम किसी पहलवान को ये नहीं कहेंगे कि वो हेल्दी है, पता चले थोड़े दिनों बाद में उसको कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस हो गया, हार्ट अटैक हो गया और हेल्थ का कहीं लेना देना बॉडी के साइज शेप से या वजन से या इनसे नहीं होता। When we define health, we have to as control, or we have to look for the three aspects, that is the physical state, mental state and the social state। ठीक है, तो हमने बाय WHO ने डेफिनेशन दी है, WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो ये तीन चीजों की वेलबींग को अपन जो है हेल्थ में डिफाइन करेंगे। और भी एस्पेक्ट जुड़ गए हैं आजकल, हम इमोशनल भी हम कर लेते हैं, हम फाइनेंशियल भी कर लेते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली बॉडी को अफेक्ट करते हैं सम वे और अदर। तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। कई लोग सोचते हैं कि हेल्दी किसको कहेंगे जब किसी को बीमारी नहीं है ना। अगर आपसे किसी ने पूछा कैसे हो भैया, कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं, नहीं सर कुछ नहीं है, तो कि यू आर हेल्दी, बट नॉट सो, या नॉट सो।
क्यों? क्योंकि हेल्थ के अंदर तो सोशल एस्पेक्ट भी आ रहा है। जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और आप दूसरे को साइड नहीं दे रहे हैं तो वो सोशल एस्पेक्ट आपका गलत है। या आप पे हॉर्न बजाते जा रहे हैं, आप गाड़ी जिगजैग करके जा रहे हैं, या फिर आप अपने बर्थडे पार्टी जो है ऐसी धूमधाम से मना रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ के पड़ोस में कोई बीमार है या किसी का एग्जाम है, और आप जो है खूब शोर मचा रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल फिटनेस इज नॉट देयर, है ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमने पढ़ा सोशली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वी हैव टू डिजाइन आवर फैमिली इन सच ए वे कि वो ज्यादा बच्चे नहीं हो और वो सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं पड़े। तो व्हेन व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफेक्टिव इन देयर वर्क। ठीक है, द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो हेल्थ के ऊपर हम इतना क्यों वरी कर रहे हैं? व्हाई कंट्री, व्हाई नेशन, व्हाई वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द हेल्थ? हाँ, हमने देखा कि पूरी दुनिया की सरकारें हेल्थ के ऊपर चिंता कर रही हैं और कोरोना के बारे में कंट्रोल मतलब चिंता कर रही है। क्यों कर रही है? नहीं कर रही होते देख लो आप, इंडिया नहीं कर रही ना, इंडिया कहाँ कर रही है? इंडिया की सरकार को कोई मतलब ही नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या करना है मांगा तो। ठीक है, जो पैसा वाले वो कर ही लेंगे अपना जुगाड़, है ना। हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, सर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। सरकार सरकार मिनिस्टर्स चला रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आता है। एवरीथिंग वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है भाई साहब आपने ये वैक्सीन की कीमत ऐसे ऐसे कैसे रखी है, व्हाट इज योर क्राइटेरिया? क्या आप कुछ एक रेट में लेंगे, स्टेट को कुछ और एक रेट में हो? फिर आप ये कैसे डिसाइड करें कि भाई 45 से ऊपर वाले तो बेचारे पैसे नहीं दे सकते हैं और 18 से 45 साल वाले पैसे दो? 18 साल का बच्चा जो नौकरी नहीं करता वो पैसे कहाँ से देगा वैक्सीन के लिए? तो गवर्नमेंट ऐसी है ना। तो हम जो है देखते हैं कि द प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली कम व्हेन व्हेन द हेल्थ इज देयर, पीपल आर इन गुड हेल्थ। और अगर हम हेल्दी नहीं रखेंगे अपने लोगों को, तो आप देखिए ना आज की तारीख में क्या हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं है ना, बेरोजगार हो रहे हैं। अभी ये इसका असर कई सालों तक चलने वाला है, लोगों के पास जॉब नहीं है, नेचुरली वो चीजें नहीं खरीदेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे तो आप बनाते रहो बाजार के अंदर, तो अपने आप चीजें सस्ती होने लगेंगी, क्योंकि चीजें बनी हुई पड़ी हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। अभी क्या है, केवल खाने की चीजें बिक रही थी इतने दिनों में। इस साल ना फ्रिज बिके, ना टीवी बिके, ना एसी बिके, ना कुछ बिके। अब कितना खरीद लेगा आदमी? वो बोलेगा यार एक ही तो महीना बचा है, अब क्या एसी लगाना, अगले साल देखेंगे। जिसके पास इनकम नहीं है, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसकी कमाई नहीं हो रही, वो कहेगा यार बिना एसी के रह लेंगे, कूलर ही खरीद लो। ठीक है, तो चीजें ये हो गई हैं। कार की सेल 3 साल से डाउन पड़ी है, जब से ब्लैक मनी बंद हुई है, नोटबंदी, तब से जो है कारों की सेल उठ ही नहीं रही। क्यों नहीं उठ रही है? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। दो दो नंबर का पैसा लेके जाओ तो फिर वो सब कहाँ से लाया? पहले नहीं था, पहले लोगों के पास था पैसा। तो ठीक है, बड़े लोग बड़े सोचते हैं, बड़ी बातें सोचते हैं, अपने को क्या करना। तो प्रोडक्टिविटी जो है कंट्री की, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने हेल्दी है ना। और नौकरियां आप अगर डेली वेजेस पे काम पे रखता है किसी को, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मैं तो ऐसे मजदूर को ढूंढ के लाऊंगा ना जो जो हष्ट पुष्ट हो, जो काम कर ले। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी देर काम करे, बोले साहब मैं तो थक गया, थोड़ी देर बैठ जाऊं, है ना, उसके बाद मैं करता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, है ना। कोई रिक्शा पुलर है, वो सवारी लेकर के जा रहा है और बीच रास्ते में रुक गया, बोले बस मैडम आप बैठो, मैं थोड़ी देर थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर चलाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो हेल्दी होना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट द प्रोडक्टिविटी फॉर अ गुड कंट्री, the person should be healthy. So when people are healthy, they are more effective in their work, and this increases the productivity and and bring economic prosperity. तो वही कंट्रीज प्रॉस्पर होंगे जहाँ के लोग हेल्दी होते हैं। आप देखिए दुनिया में कई सारे कंट्रीज का इंडेक्स आता रहता है, और कुछ कंपनीज के पास ऐसी, देखिए ना हमारे पास तो इतना कुछ होता है भी हम सर्वे और वे कुछ नहीं करते। दुनिया में कई सारी कंट्रीज केवल यही सर्वे करते रहते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर ज्यादा खुश रहते हैं लोग, कौन सी कंट्री में बेरोजगारी कम है, कौन से, तो उनकी लिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत सारे। ठीक है, अदर डे आई वाज वाचिंग द 10 मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज टू लिव। न्यूजीलैंड 1 नंबर, तो फिनलैंड, अभी नाम ही नहीं सुने इन कंट्रीज के, इन फिनलैंड फिनलैंड क्या है ना, ये छोटी छोटी कंट्री। और वो बोल रहे फिनलैंड में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है। सो सरप्राइज, बोले छोटी सी कंट्री में क्या है, किसका काय का रोजगार मिलता होगा वहाँ पे इतना? लेकिन चीजें तो मोस्टली इंपोर्ट ही करते होंगे, वो क्या बनाएंगे छोटी सी कंट्री के अंदर। पर फिर भी तो ये जरूरी है ना। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो
प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड होती है। हेल्दी होगा आदमी तो वो अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएगा, अच्छा खाएगा तो अच्छा खर्च भी करेगा एंड सो। ठीक है, तो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस द लॉन्जिटिविटी की, वो कितने साल जिएगा, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करेगा उसके ऊपर ऑफ द पीपल, एंड रिड्यूसेस द इन्फेंट एंड मॉर्टन है मेटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैं आता हूँ, एक मिनट, कोई आया है, कौन है? तो जिस देश में प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहती है, हेल्दी रहते हैं लोग, तो उम्र भी ज्यादा होती है, और जो बच्चे पैदाइश के टाइम मर जाते थे, infant mortality rate infant mortality rate is starting from the before the birth to the year of 5 years age। ठीक है, 5 साल की उम्र तक, कंसीव होने के दिन से लेकर के 5 साल तक के दिन के अंदर अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी है ना। और अगर मदर उसी टाइम में अगर मर जाती है तो हम उसको कहेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जब मदर्स मरती हैं तो वो जो है मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम केवल वही टाइम को कंसिडर करते हैं जब वो प्रेग्नेंट थी या फिर वो बच्चा डिलीवर करते समय मर गई। तो हमारे देश में काफी ज्यादा थी, बिकॉज हमारा देश जो है वो कभी भी हेल्दी नहीं रहा, अभी भी नहीं है ना, अभी भी नहीं। आप यू जस्ट स्टैंड एट द रोड साइड एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट पीपल ईट। राम मंदिर के सामने खड़े होकर के देख लो, जो वो लोग रहते हैं उनको, जस्ट हम लोग जितना खाना बेकार कर देते हैं ना, उतना खाने में तो उनका पेट भर जाए, है ना। जितना खाना हम एक बार में बेकार कर देते हैं, हम क्या करते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद वो वहां से निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि एवरीडे नया खाना बन रहा है, तो फ्रिज का खाना कौन खाएगा। तो पता नहीं, एक एक डिजाइनर चीज है घर के अंदर फ्रिज, आधे से ज्यादा चीजें तो बेकार ही पड़ी रहती है उसके अंदर। तो ये जो है आप देखें ना, लोगों को बराबर खाना नहीं मिल रहा है, और यही सारी चीजों की जड़ है। हल एक पर्सन तब तक हेल्दी नहीं हो सकता जब तक वो खाना ठीक नहीं खाएगा। तो अगली लाइन वही है, बैलेंस डाइट। हाउ विल यू डिफाइन बैलेंस डाइट? एनीबडी? वहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे हैं, बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? क्या चीज का बैलेंस है ये? सर जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ हो। सभी खाने में न्यूट्रिएंट तो रहते ही, इक्वल अमाउंट में हो। इक्वल अमाउंट, और जितना हाँ मतलब जैसे आपने certain quantities and proportion। सर्टेन क्वांटिटी। ओके, ये बैलेंस डाइट जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंडा है। देखिए बच्चे, इसको समझ लीजिए आप। यहाँ मैं बैलेंस डाइट को बता देता हूँ। बैलेंस डाइट जो होती है वो, उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? बैलेंस डाइट क्या है? इज अ डाइट विच कंटेन्स all required nutrients in required quantities। अब इसका क्या मतलब है? रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। हमको ये चीजें चाहिए, लेकिन ये सब एक क्वांटिटी में नहीं चाहिए। We don't require all of these nutrients in the same quantity. We require most of the food, most of the nutrient जो है हमारे को क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। बट अगर वो बच्चा है तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। If it is a child, they require more of the proteins because इसकी बॉडी ग्रोइंग स्टेज के अंदर। तो बैलेंस डाइट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, बैलेंस डाइट डिपेंड्स on several factors। क्या क्या है? सबसे पहली चीज एज है उसके अंदर, दूसरा क्या है?
सेक्स है, मेल एंड फीमेल में से कौन सा है, ठीक है, फिजिकल स्टेट है, बीमार होगा तो नेचुरली उसको कुछ खास टाइप की चीजों की जरूरत, अगर कोई आदमी है उसका ब्लड ब्लीडिंग हुआ और काफी सारा खून बह गया तो उसके नेचुरली उसको एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए उसको, तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है तो मतलब ही नीड मोर आयरन, उसका आयरन इनटेक एंड मेरा आयरन इनटेक सेम नहीं हो सकता, तो उसको क्या कहेंगे हम कि साहब ज्यादा ऐसा खाना खाओ जिसमें आयरन हो, पालक खाओ था, मेथी खाओ था, बथुआ खाओ आप, बैंगन खाओ, वही जामुन जो अभी बोले थे आप वो खाओ, चीकू खाओ, एप्पल, रिच हो आप तो एप्पल भी खा लो, है ना, सस्ते में ले रहे हैं तो आप बैंगन से काम चला लो, या फिर क्या कहते हैं जामुन से ही काम चला लो, बिकॉज दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, है ना। अगर किसी को क्या कहते हैं प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन के हमने सोर्सेज पढ़े थे पिछले क्लास में, मैं आपको ऐसे ही बता रहा था कि उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली सोर्स क्या है, वो मिल्क है, ठीक है, मिल्क, एग, मीट, है ना, और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए वो हो गए, पनीर वनीर बहुत सारी चीजें, है ना। इसके अलावा मेज इज गुड सोर्स, मक्का, गेहूं में मक्के के कंपैरिजन में प्रोटीन जो है आधे से भी कम है, ठीक है, और गेहूं के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, चावल में और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कंटेंट और भी कम है चावल के अंदर, हाँ, तो ये अपन को उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा हमको क्या लेना है ना, तो वो इन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, एज पे कैसे डिपेंड करेगा, अ चाइल्ड रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, किसको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, बच्चे को कि आपको या कि मेरे को, तीन कैटेगरी है, मैं 50+, आप 17-18 से होंगे, 17-17 मान लेते हैं, है ना, और वो छोटा सा बच्चा एक 6 महीने का, एक 3 साल का, 6 महीने, 3 साल, 17 साल और 50 साल, किसको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, कौन ज्यादा खाता है, सर हम लोग, हम लोग ज्यादा खाते हैं, आप लोग ज्यादा खाते हैं, 17 साल वाले, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, सबसे हाँ खाने की मतलब हम जरूरत, हमारी जनरेशन। हाँ सबसे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है इन्फेंट्स को, वो आप देखिए हर 2 घंटे, छोटे बच्चे। हाँ हर 2 घंटे में उसको मिल्क चाहिए, है ना, आ, मान लीजिए कि उसने 2 लीटर दूध पिया एक दिन में, मे बी और मदर्स मिल्क और मे बी और एक्सटर्नल जो भी है टॉप मिल्क जो भी दिया है, ठीक है, 2 किलो दूध, वजन कितना है बच्चे का, 6 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4 किलो वजन, 2 किलो दूध पी गया, अब लगाओ, आप 17 साल के हैं, मान लीजिए आपका वजन 45 किलो है, 50 किलो है, 45 kg, क्या आप 90 किलो खाना खाते हैं क्या, या सॉरी क्या कहते हैं आधा खाना, मतलब 20 किलो खाना खाते हैं क्या, मैं क्या अपना मेरा वजन जो है या मेरी एज के हिसाब से देखोगे तो मैं क्या 25 किलो खाना खाता हूँ क्या एक दिन में, ठीक है, नहीं सर। व्हाई दे आर ईटिंग मोर, वे वही खाने की जरूरत किसको है, इट इज नॉट राजू रिक्वायर फूड, इट इज द बॉडी, द सेल्स रिक्वायर फूड, जो जितनी मेरी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कितनी सेल्स होंगी मेरी बॉडी के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ मैं एडल्ट हूँ, नॉर्मल साइज का हूँ और एवरीथिंग इज फाइन, आई कैन एज्यूम कि मेरी बॉडी के अंदर 300 ट्रिलियन सेल्स है, लेकिन द चाइल्ड डजंट हैव दैट मेनी सेल्स, उसके अंदर तो 1 ट्रिलियन भी नहीं होंगी, उसके अंदर तो सब मिलियन सेल्स होंगी, वो तो अभी इन्फेंट ही है, तो वो इतना ही सी बॉडी जो है, इतना सा बॉडी को तो उतना ही हिसाब से सेल्स मतलब फूड चाहिए ना, मेरी बॉडी को तो मेरी इतनी बड़ी बॉडी होते हुए मेरे को कम फूड चाहिए और इतने मतलब, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, इंटरनेट गया हुआ है, अभी आ रही है, मुझे लिखा हुआ आ गया था। यस सर, आ रही है, साफ आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस साइड से कंपेयर कीजिए, देखिए ना हम चीजों को कंपेयर करते हैं कि सर वो तो छोटा सा बच्चा है, सर वो तो एक बार में 100 ml दूध भी नहीं पीता है, छोटी सी दूध की बॉटल उसकी, इतना सा दूध पी लेता है, वो भी कई बार आधा पी के छोड़ देता है, तो कई बार तो उसको दूध भी नहीं चाहिए होता, मम्मी के साथ बजाज बैठे थोड़ी देर के अंदर रोना बंद, खत्म काम, बट अगर हम क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे पर डे में 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर जो भी दूध उसने पिया, वो उस पूरे वजन उसकी बॉडी का क्या है
वो 4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, 6 किलो का। 6 किलो का बच्चा अगर 1.5 किलो दूध भी पी जाता है, 2 किलो दूध भी पी जाता है, तो आप अंदाज लगाओ ना कि उसके बॉडी के साइज के हिसाब से या वेट के हिसाब से, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, द वेट इज बिकॉज ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो वेट है उसके हिसाब से वो उसको क्या उतना सारा खाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इट्स हिज बॉडी इज कंटिन्यूसली एडिंग न्यू सेल्स फॉर मेकिंग न्यू टिश्यूज, न्यू ऑर्गन्स एंड न्यू सिस्टम्स। वो ग्रोथ के स्टेट में है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को आपका पता नहीं है, जैसे हम लोग तो क्या, हमारे बच्चों का हमने शुरू में एक चाइल्ड बुक बना रखी थी, है ना। तो एवरी महीने हम उसका वेट लेते थे। उस टाइम तो वेइंग स्केल था भी नहीं, हॉस्पिटल जाते थे तो जबरदस्ती डॉक्टर से बोलते थे सर इसका वेट ले लो, और वेट लेकर के हम लिख देते थे उसके अंदर कि हाँ भाई इस महीने। तो शुरू के महीनों में हर महीने 1 किलो वजन बढ़ जाता था। वो बाय द टाइम 8, 9, 10th मंथ आते आते फिर 800 ग्राम 700 ग्राम रह गया। तो एक बच्चा पैदा होता है, वाली 3.5 किलो का पैदा हुआ, 1 महीने बाद वो 4.5 किलो हो गया, 1 किलो वजन बढ़ गया उसका। आपका वजन बढ़ता है कि 1 किलो? 100, 150, मतलब साल में 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो किसी आदमी की टेंशन हो जाती है, बोले ये क्या हो रहा है सर, हैं? फिर भी यू आर इन स्टिल इन द ग्रोथ स्टेज। आप लोगों का वजन बढ़ना परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टूड है, बिकॉज यू आर स्टिल पुटिंग ऑन न्यू टिश्यूज, न्यू सिस्टम। ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आप पूरी हाइट अटेन नहीं करें अभी, आपकी बॉडी में सारी चीजें पूरी तरह से नहीं बनी। लेकिन अगर मेरी बॉडी का वजन 1 किलो बढ़ जाता है तो इट इज अ अलार्म। ठीक है, ये एक अलार्म है कि भाई मेरे कुछ सिस्टम जो है सही काम नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो द बैलेंस डाइट जो है दैट हैज टू बी, दैट डिपेंड्स फर्स्ट ऑन फॉरमोस्ट ऑन द एज। सबसे पहली चीज जो है वो ट्रिगर किसको करती है? वो एज को करती है। क्योंकि जो स्टेज में ग्रोथ में 18, 20, 22 साल तक की उम्र तक ग्रो करते हैं, है ना। हमें जनरली कहते हैं कि जब लड़के की मूछा आ जाती है उसके बाद उसका पूरे साल भर में वजन आधा इंच भी नहीं बढ़ेगा। गर्ल्स की हाइट जो है मैक्सिमम जो अटेन होती है वो 13, 14, 15 ईयर्स के अंदर होती है। उसके बाद उनकी हाइट जो है वो ट्रिगर नहीं। लड़कियों की उम्र जो है, मतलब जो हाइट है वो 17, 18, 19 साल के अंदर मैक्सिमम बढ़ती है। उसके बाद उनकी हाइट जो है वो आधा इंच, पौना इंच। मैं जब छोटा था ना तो एवरी टाइम, मतलब वो 6 में हम लोगों की यूनिफॉर्म में पैंट्स लग गई थी। 6 वाली पैंट जो जुलाई में सिलाई वो दिसंबर आते आती छोटी हो गई। फिर वो नीचे से खोलो, लूज करो, नॉट दैट मच ऑफ अफोर्डेबिलिटी वाज नॉट देयर, तो उसी को खोल करके लूज करके बड़ी करते थे। ठीक है, तो वो सब तब तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक आप 10th 11th में आए आगे। उसके बाद वंस यू वेंट टू कॉलेज, 18 साल क्रॉस करने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती। और अब तो मेरे कपड़ों को मतलब कोई छोटे ही नहीं होते, है ना। मतलब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, कपड़े छोटे होने का मतलब क्या है? मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। तो आप समझे ना, तो ग्रोथ, जो फूड जो है मेनली इज यूज्ड इन ग्रोथ। ठीक है, तो उस हिसाब से द मैक्सिमम फूड इज रिक्वायर्ड बाय द इन्फेंट्स। उसके बाद धीरे धीरे एज करते चले जाए। एंड आफ्टर एडोलेसेंस, आफ्टर रीचिंग इनटू द सेक्सुअल मैच्योरिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो है वो मोरली स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, नाउ इट इज, यू कैन कंपेयर इट विद अ बिल्डिंग। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो यू हैव टू इनपुट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ थिंग्स। खूब सीमेंट आ रहा है, खूब ब्रिक्स आ रही हैं, खूब रोजाना हर दूसरे दिन में एक ट्रॉली ब्रिक खत्म हो गई, हर रोज के 25-30 बोरी सीमेंट खत्म हो गए, है ना, गिट्टियां खत्म हो गई, ये वो जो भी है। एक बार मकान बन जाने के बाद डू यू नीड ऑल दोस थिंग्स? नो। तो जब मकान बनाने में 1 साल का टाइम जो आपने लगाया, उसके अंदर आपने आराम से 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिया। उसके बाद 10-12 साल में भी 1 लाख रुपए खर्च नहीं होता। वो तो अपनी मर्जी है, अपन करना चाहें कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो 10 लाख भी खत्म कर दो आप, कम पड़ेगा वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सिर्फ मेंटेनेंस स्टेज में है। उसके बाद वंस द हाउस इज कंप्लीटेड, व्हाट यू हैव टू डू, फालतू खर्चा करना है उसके बाद तो आप, नहीं साहब ये पेंट अच्छा नहीं लगा, दूसरा करेंगे, वॉलपेपर लगाएंगे, फिर वॉलपेपर हटाए, बोले नहीं ये वॉलपेपर अच्छा नहीं है, गंदा हो जाता है, दूसरा कुछ करेंगे। तो वो अनाप शनाप खर्चा है, अदरवाइज लिमिट है वो। तो once the house is constructed, you have to only see that the bulb फ्यूज हो गया, इसको चेंज करना है, ये होल्डर खराब हो गया उसको बदलना है, ये स्विच खराब हो गया इसको चेंज करना है, बस यही है। फिर केवल चेंजिंग है। तो हम अभी चेंजिंग वाली स्टेट में आ गए कि इतने आरबीसी मर गए, इनको रिप्लेस कर दो।
इतने मसल सेल मर गए, इनको रिप्लेस कर दो, इतने बाल गिर गए, नहीं बाल तो आ ही नहीं रहे है ना। तो जो भी है, तो हम अभी रिप्लेसमेंट वाली फेज में, फिर एक टाइम आएगा वो रिप्लेसमेंट भी खत्म हो जाएगा, देन द फूड रिक्वायरमेंट विल ऑल द मोर डिक्रीज। तो अब एक बूढ़ा आदमी उतना थोड़ी खाता है जितना एक जवान खाता है ना। तो फूड जो है मैक्सिमम बैलेंस डाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट थिंग एज के ऊपर, सेकंड थिंग जनरली इट इज फाउंड दैट द मेल्स आर रिक्वायरिंग मोर फूड देन द फीमेल। नाउ maybe because of growth, maybe because of activities in which man are involved, है ना, जो भी है। लेकिन ये फंडा जो है वो फिर रिवर्स हो जाएगा फिजिकल स्टेट पे। कब? अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो तो, इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, मान लो 22 साल की औरत है, 22 साल की औरत कल तक, जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया, डॉक्टर ने बताया नहीं टेस्ट करके, तब तक, या उसकी जब तक एमसी मिस नहीं हो गया और उसको लग रहा है कि हाँ भाई अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसको फिर हम उतना खाने तो नहीं दे सकते। बोले यार तू 3 रोटी खाती तो उतनी खा। Then the infant which is growing, which require more food, how he will nourish, how he get its requirement. So naturally the requirement will increase. When we are sick, our food requirement increases. When a child is nursing, mother जो है अपने बच्चे को food दे रही है, nourishment, breastfeed कर रही है, the food requirement increases. In case of accidents, food requirement increases. In case of infection, food requirement increases. तो बैलेंस डाइट जो है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। अब किसी की हड्डी टूट गई तो हमको उसको कैल्शियम एक्स्ट्रा खाने के लिए देना ही पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा साहब कैल्शियम ज्यादा खाओ, है ना। आप जितने बीज वाली सब्जियां हैं वो ज्यादा खाओ, आप बीज वाली चीजें ज्यादा खाओ। आप अगर आप क्या कहते हैं नॉन वेज खा सकते हैं तो आप अंडे खाओ, और अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दूध पियो, पनीर खाओ, इनमें कैल्शियम है ना। बीज वाली सब्जियां हैं उनमें कैल्शियम है। तो वही करने खाने के लिए आपको बोलेंगे, और नहीं तो फिर कैल्शियम की टैबलेट रिकमेंड कर देंगे, साहब ये खाओ कैल्सिफेरॉल और इसके क्या कहते हैं शेलकाल और इस तरह की जो भी टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो वो दें, तो वो डिपेंड करेगा ना, वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। वो बीमार है भैया, हेल्दी है, हेल्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ही मे बी sick, he may be got his bones fractured, he may must lose blood in bleeding, और तो उसके इसमें किसी को थायराइड हो रहा है, 2 तरह के थायराइड होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब उसको आयोडीन की कमी है। अब उसको क्या कहेंगे तो अब आयोडीन के टैबलेट, तो सीधा से कहते थे टैबलेट ले लो, इसके पास टाइम है ना। अदरवाइज हम जो है उनको कहते हैं कि कुछ डाइट ऐसे खाओ, सी फूड खाओ, है ना, जिसमें आयोडीन ज्यादा होता है, आयोडाइज नमक खाओ। तो ये सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट इज डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स, है ना। और वो फिजिकल स्टेट के जो पार्ट हैं वो क्या है कि वो जैसे वो प्रेगनेंसी आ गई, है ना, फिजिकल स्टेट वाली कंडीशन कह रहा हूँ मैं, जो जो है ना, प्रेगनेंसी आ गई, नर्सिंग आ गई, चाइल्ड, वो डिजीजेस आ गई, है ना, वो कोई एलिमेंट हो सकता है, बोन फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, वो आ जाएंगे। देन इसके अलावा इसके अलावा कोई, हाँ, ग्लैंड वगैरह फेलियर वगैरह आ गया उसको, तो वो भी कई डिजीज के अंदर आ गई। एक कुछ चीज मैं मिस कर रहा हूँ, और आते आते यहाँ तक आकर के यहाँ तक आने से पहले रुक गई। एनीवे आ जाएगी। तो आप समझे ना, बैलेंस डाइट कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। हाँ ये देखिए ना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज क्या 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 मतलब, कई बार क्या होता है आदमी जो है फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा। नाउ एक आदमी बैंक मैनेजर है, सप्ताह के 6 दिन वो सिर्फ वो रिवॉल्विंग चेयर पे यूं यूं घूमता रहेगा। प्यास लगेगी, यहाँ वो तो वाटर फिल्टर रखा होगा, वहां से उठ करके पानी नहीं पिएगा, उसके लिए अपने पियोन को बुलाएगा, अरे पानी दे रहे हैं। कोई आ जाएगा तो चाय लेकर के, ही इज नॉट गेटिंग अप। अब तो और ज्यादा हो गया, पहले तो फिर भी चलो 1-2 राउंड लगा के आ जाते थे बैंक के अंदर, अब तो सब जगह कैमरा लग गए हैं, तो बस यही, बस गर्दन उठा के यही देखना क्या, हाँ पूरे 8 कैमरास की सही आ रही है ना पिक्चर, कोई कुछ कर तो नहीं रहा। तो द बैंक मैनेजर इज ओनली
घर से वहां तक अगर कार खुद ड्राइव कर रहा हो तो कर रहा हो, कई लोग ने तो ड्राइवर लगा रखे हैं, वो भी नहीं, है ना। और बस वो वहां से अपना सूटकेस उठा करके अंदर तक जाना और वापस बाहर आना। बिल्डिंग अगर मल्टी स्टोरी होगी तो लिफ्ट होगी, कौन पैदल चल रहा है, कौन सीढ़ियां चल रहा है, ठीक है। तो क्या एक्टिविटी रहेगी उसके अंदर। अब मान लीजिए बैंक ने जो है, दो बैंक के बीच में एक संडे को एक मैच रख दिया क्रिकेट का, तो दैट पर्टिकुलर डे विल रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर कार्बोहाइड्रेट। उस दिन उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, तो उस दिन उसको जो है ग्लूकोज पीना पड़ेगा, उस दिन उसको ग्लूकोज के बिस्किट खाने पड़ेंगे, उस दिन उसको एक्स्ट्रा। रेस्ट ऑफ द टाइम वो जा रहा है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, तो वो तो सब जाकर के फैट के अंदर चेंज होंगे और वो यहाँ पे टायर्स बना देंगे, जांघों में चल जाएंगे, और क्या नाम से हाथों में यहाँ पे लटकते रहेंगे। यहाँ से आपने देखा होगा कई सारे लोगों को ये लटकते रहते हैं, यूं करो तो हिलते रहते हैं, ठीक है, और छातियों में आ जाएंगे, यहाँ जाकर के फैट जम जाएंगे, एंड फिर उसके साथ में आर्टरीज में भी जमेंगे। तो दीज आर द थिंग्स बाय विच वी डिसाइड कि भाई उसको क्या, कौन सी चीज कितने खानी चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट ये नहीं है कि मतलब हर आदमी बराबर खा रहा है और घर में अपने सबने हिसाब लगा दिया। मम्मी ने पूछा कि हाँ भाई 3 रोटी तेरी, 3 रोटी तेरी, 3 रोटी तेरी, 3 रोटी तेरी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा देखिए ना कितना फ्रीक्वेंटली खाता है, चलते फिरते भागते दौड़ते आएगा कुछ भी, और हम भी जानते हैं इस बात को, एवरी वन नोज, इसके लिए किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, एवरी मदर नोज इट। तो हर मदर को पता है ये बच्चा जो है ज्यादा खाएगा, तो उसके लिए जो चीजें बना के रखते हैं, है ना। दैट सेम अमाउंट ऑफ फूड अदर्स कैन नॉट ईट। अगर मैं भी उसी हिसाब से खाने लग जाऊं जितना जितना खाना जो है कोई छोटा बच्चा खा रहा होगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो सब जगह से गोलू मोलू हो जाऊं। ये जो तोन का है, मतलब कई सालों से मेरी पैंट वही 34-36 के बीच में ही रहती है, और अगर मैं इस हिसाब से चलने लग जाऊंगा तो 38 भी कम पड़ेगी, 40 भी कम पड़ेगी, है ना। ये घेरा बन जाएगा, चप्पल भी नहीं दिखेगी नीचे कहाँ पे रखी है। तो ये चीजें जो है हमको देखना होता है। ओके, तो दैट्स इनफ चिल्ड्रन आज के लिए। बैलेंस डाइट को हमने पढ़ा, या इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, चलिए इस पैराग्राफ को। तो बैलेंस डाइट, देन पर्सनल हाइजीन, तो आप जानते ही हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर कितना बोलना है आज की तारीख में। तो आप देखिए बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना आया, तो उसने कई सारे लोगों की आदतें चेंज कर दी। पहले लोग हाथ ही नहीं धो रहे थे खाना खाने से पहले, है ना। और कभी मतलब कहीं पे भी हाथ लगा रहे थे। अब तो आपने यहाँ वहाँ जहाँ पे भी हाथ लगाया, खाने से पहले हाथ धोइए, इनको मुंह पे डालने की जरूरत नहीं है। डोंट सिंपली टेक एनीथिंग इन माउथ, ठीक है। तो वो पर्सनल हाइजीन, अपना खुद का बॉडी का तो ध्यान रखना ही है, नहाना धोना तो है ही, है ना। गर्मी है तो कम से कम 2 बार तो नहा ही खाएं, है ना। और मेरे जैसे नहाओगे तो फिर पानी खत्म हो जाएगा, तो एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू टेक। तो वो हो गया, है ना। तो पर्सनल हाइजीन के पार्ट है, नाखून छोटे रखें, बाल छोटे रखें, खाना साफ सुथरा खाएं, खाना ढक कर रखें, है ना। अच्छी जगह पे खड़े होकर के, अच्छे बर्तनों में खाना बना के, अच्छे बर्तनों में परोस के, अच्छी जगह पे बैठ के खाएं। हम ये सारी चीजें घर पे करते हैं, फिर क्या वो चाट वाले से चाट खाने जाते हैं तो बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं, लॉट ऑफ धूल इज फ्लाइंग, है ना। और वहीं पे ठीक है आप वन सिने में खा रहे हो, समझ सकते हैं, लेकिन कईयों की तो आदत होती है रोज, एवरी सेकंड डे, एवरी थर्ड डे, इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी जगह पे उसने बनाया, वो सिंपल के बच्चे यहाँ से जाते हैं और कुल्फी खाते हैं वहाँ इंदिरा कॉलोनी के सामने, नाली के उधर खड़ा हो जाता है एक सब जो आइसक्रीम वाला, है ना। 4 ही गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, सारे धूल उड़ रही है, सब उसमें गिर रही है, नाली की सोंधी सोंधी स्मेल आ रही है, और ये सारी अच्छी चीजें नहीं है, है ना। तो वन शुड अवॉइड दोज थिंग्स। खाना हमारा जो है वो पूरे पर्सनल हाइजीन। अच्छा, पर्सनल हाइजीन का मतलब ये नहीं कि केवल अपना हाइजीन रखें, अपने घर में सफाई करें और उस सड़क पर कचरा फेंक दें, वो दैट इज कम्युनिटी हाइजीन इज आल्सो इट्स पार्ट। देन रेगुलर एक्सरसाइज करें, इसके अलावा इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो आप में से कई के घरों में योगा प्रैक्टिस होते होंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है ना। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीली फंक्शन। वैक्सीनेशन, अब क्या बोलना है वैक्सीनेशन के लिए, अब जानते हैं। योगी जी की बात, उसका क्या कहते हैं, बाबा जी की बात में मत आना, बाबा जी बोले वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है ना, वो तो वैसे ही है। एक जगह पे बोलते हैं 1000 मरे, एक जगह बोलते हैं 10,000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगाने के बाद। उनका क्या है, उनका तो मुंह में जो आ गया बोल दिया, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं हर कहीं कचरा फेंके, जो हम इंडियंस की आदत है, मूंगफली खाया छिलका बाहर, है ना।
और क्या नाम से खजूर खाया, बीज बांट, टणक, किसके घर पे किसके सर पे जाके गिर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। ये अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है। इफ आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल इन द बस में, मूंगफली वाला नहीं आया अगर मूंगफली बेचने है, तो वो बस का सफर करने वालों को बेचारे बहुत, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज कम हो गई। ठीक है, अब वो मूंगफली वाला आता है और वो मूंगफली दे जाता है 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम थैली में, कागज की थैली। लोग अब पूरा सफर खाते रहेंगे, छिलके नीचे फेंकते रहेंगे। हमने हाइजीन, अच्छा दुनिया को हाइजीन भारत ने सिखाए और दुनिया ही अब सबसे गंदे, मतलब भारत ही अब दुनिया में सबसे गंदा, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो वेयर वी हैव मिस्ड, वेयर वी आर थिंग्स आर गॉन वेस्ट, मतलब रॉन्ग। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जो डिजीज को एक बॉडी से दूसरी जगह तक लेकर के जाते हैं, जैसे मस्किटोज, ब्रीडिंग ग्राउंड इज वाटर, फ्लाइज, जो गंदगी है खुली हुई वाली, जिसके ऊपर जाकर के जो जो हमने केले का छिलका फेंक दिया है, जिसमें थोड़ा सड़ा हुआ केला हमने फेंक दिया, तो वो मक्खियां तो उसके अंदर पनपेगी, तो इट शुड बी ऑलवेज कवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया ना। वाटर रिसोर्सेज शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट विल स्टडी, विल कंटिन्यू इट इन द टुमारोज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। और ये Thank you, sir. जो कुछ बोला है ना, इनको ध्यान भी रखना है। अच्छा खाना खाइए और बैलेंस डाइट खाइए। यू आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ ग्रोथ। और ठीक है, जब 12th पास कर लेंगे उसके बाद थोड़ा कॉन्शियस हो जाना, अभी तो चलता है। गुड डे, एंजॉय योर डे।